एक गांव में अर्जुन नाम का साहूकार रहता था। उसके परिवार में उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम विनय था, जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने गया हुआ था। अर्जुन की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थी। अर्जुन अपने घर में अपने दो नौकर ऋषभ और नीलेश के साथ अकेला ही रहता था। वो दोनों नौकर अर्जुन के घर में बहुत सालों से काम करते थे। अर्जुन को इन दोनों पर बहुत भरोसा था, पर दोनों नौकरों में से नीलेश बहुत बेईमान था और ऋषभ बहुत ईमानदार और भरोसेमंद नौकर था। अर्जुन गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने लिए एक ताबूत बनवाया था और उसकी इच्छा थी कि उसे मरने के बाद उसी ताबूत में डालकर दफनाया जाए। और एक दिन अर्जुन की अपनी बीमारी के कारण मौत हो गई। अर्जुन के नौकर ऋषभ ने उसके छोटे बेटे विनय को उसके पिता के मरने की खबर बताई। छोटे सेठ, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी सुबह मौत हो गई है। विनय ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फोन पर ही रोने लगता है और बोलता है, ओह ऋषभ, तुम सारी क्रियाक्रम की तैयारी करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करता हूँ। विनय पहली फ्लाइट पकड़कर अपने गांव आ जाता है और अपने पापा की लाश को देखकर फूट फूट कर रोता है। पापा, आप भी छोड़ के क्यों चले गए? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं अनाथ हो गया हूँ, मैं अनाथ हो गया पापा। अर्जुन के पड़ोसी विनय को बोलते हैं, रो मत बेटा, हम सब तुम्हारे परिवार जैसे ही हैं। पापा ने मरने से पहले एक ताबूत बनवाया था और उनकी इच्छा थी कि हम उन्हें उसी ताबूत में रखें और उन्हें दफनाया जाए। हाँ छोटे मालिक, आपके पापा ने मुझे भी ये बात बताई थी। वो ताबूत उन्होंने नीचे वाले कमरे में रखा हुआ है, पर उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। हाँ, मुझे पता है। पापा को उस कमरे के आसपास किसी का भी जाना पसंद नहीं था और इस कमरे की चाबी एक मेरे पास भी है। और विनय नौकरों को चाबी देकर ताबूत मंगवाता है। ये लो चाबी और ताबूत ले आओ। और दोनों नौकर ताबूत लेने चले जाते हैं। देखूं जरा, बुढ़े ने इस कमरे में ऐसा क्या रखा है जो ताला लगा कर रखता था? ऐसा मत बोल नीलेश, वो हमारे मालिक थे, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ए ना, अब तो नहीं है, अब तो बुढ़ा मर गया। तेरे को करनी है, तू कर, चापलूस कहीं का। ला चाबी इधर दे। नीलेश ऋषभ के हाथ से चाबी छीन लेता है। देखूं जरा ताला खोल के क्या क्या रखा है। नीलेश कमरे का ताला खोलता है। वहाँ बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं। पुरानी किताबें, ट्रॉफी, मेडल और बहुत सारी पुरानी कीमती चीजें रखी हुई थी। और कमरे के बीचों बीच वही ताबूत था जो अर्जुन ने अपने लिए बनवाया हुआ था। वो बहुत ही कीमती नजर आ रहा था। वाह वाह वाह, क्या ताबूत है! क्यों ना मैं इसे बाजार में बेच दूं। बूढ़े के लिए सस्ता सा ताबूत ले आऊंगा। बड़ा किसी को पता लग रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं सबको बता दूंगा। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। चुप कर चापलूस कहीं का। किसी को बताया ना तो बहुत पिटेगा। और हाँ, तेरे को बचाने भी कोई नहीं आएगा। ये मालिक की आखिरी इच्छा थी, उन्हें इसी ताबूत में रखकर दफनाया जाए। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनकी आत्मा भटकेगी और उन्हें शांति भी नहीं मिलेगी। नीलेश बोलता है, चुप, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और उसे भगा देता है। नीलेश का दोस्त एक बढ़ई था जो लकड़ियों की अलमारी, ताबूत, कुर्सी, टेबल, बेड और लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाता था। नीलेश अपने दोस्त को फोन लगाता है। सुन यार, क्या तेरी दुकान पर एक ताबूत है सस्ता सा? हाँ है, क्यों, क्या हुआ? कौन मर गया? ओहो, ज्यादा सवाल मत पूछ, बाद में तसल्ली से तेरे को सब बताऊंगा। बस तू जो मेरे मालिक के घर के पास पार्क है वहाँ ले आ, और कोई पूछे तो किसी को कुछ भी मत बताइयो ये ताबूत किसने मंगाया। बस लेबर ज्यादा लेकर आना। मेरे पास एक अच्छी लकड़ी का ताबूत है, वो बेचना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं खुद आता हूँ, मुझे वहीं मिल जाना। नीलेश अपने मालिक का ताबूत घर के पीछे वाले गेट से बाहर ले जाता है और अपने दोस्त को बेच देता है और अपने दोस्त से सस्ता सा ताबूत ले लेता है और चुपके से पीछे वाले गेट से आता है और ताबूत बदल देता है। नरेश आवाज लगाता है, ऋषभ, कहाँ पर गया कामचोर? ये ताबूत उठाने में मेरी मदद कर। ऋषभ ताबूत देखकर समझ जाता है और नीलेश को बोलता है, अभी भी वक्त है नीलेश, मान जा। लालच और बेईमानी का फल अच्छा नहीं होता और मालिक की आखिरी इच्छा थी उन्हें उसी ताबूत में लिटा करके दफनाया जाए। मैं तेरा इस काम में साथ नहीं दूंगा। नीलेश ऋषभ को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, चाप उठा और मेरी मदद कर, और किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऋषभ डर जाता है और जैसा नीलेश बोलता जाता है वैसा ही करता है। अर्जुन का बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार वैसे ही करता है जैसे उसके पिता की इच्छा थी। अर्जुन का अंतिम संस्कार खत्म हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। देख ऋषभ, बोला था ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर मेरा साथ देता तो तेरे को भी कुछ पैसे मिल जाते जो ताबूत के बीच के मिलेंगे। नीलेश ऋषभ को हंसते हंसते बोलता है, बेवकूफ है तू। मैं बेवकूफ नहीं, मैंने मालिक का नमक खाया है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और पैसों के लिए मैं बेईमानी नहीं करता, मेहनत से काम करता हूँ। नीलेश अपने दोस्त की दुकान पर जाता है और बोलता है, और दोस्त सब बढ़िया? पैसे कितने देगा उस ताबूत के? देख नीलेश, पैसे इस ताबूत के 2500 हैं। तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए 3000 है। मैं इसमें कुछ नहीं कमाऊंगा। नहीं, मैं 4000 लूंगा। नीलेश, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे से घाटे का सौदा नहीं करूंगा। इस ताबूत के 3000 ही मिलेंगे। लूंगा तो 4000, नहीं तो मेरा ताबूत वापस कर। नीलेश के दोस्त ने ताबूत की लकड़ी बेड बनाने में इस्तेमाल कर ली जो उसने एक होटल के मालिक के लिए बनाया था। उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वो जानता था अपने दोस्त को कि वो बहुत लालची है। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने उसे 4000 रुपए दे दिए। ले 4000। तेरे जैसा लालची इंसान मैंने नहीं देखा। तू तो मेरा दोस्त था। लेकिन नीलेश अपने दोस्त की बात अनसुनी कर पैसे लेकर चला गया। कुछ देर बाद होटल का मालिक बढ़ई के पास अपना बेड लेने आया। वाह 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 वाह, क्या बेड है? तेरे हाथ में तो जादू है। अब से अपने होटल के सारे फर्नीचर का काम तेरे को ही दूंगा। जी मालिक, आपको निराश नहीं करूंगा। होटल का मालिक मन ही मन बोलता है, हाय हाय हाय, इसे तो मैं उसी वाले कमरे में लगा लूंगा जो किसी विदेशी लोग ने बुक किया है। देखकर खुश हो जाएंगे। होटल का मालिक बेड को अपने होटल के कमरे में लगा देता है। अगले दिन उस कमरे में रहने के लिए कोई विदेश के लोग आए थे। वाह 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 वाह, क्या कैमरा है। वो विदेशी आदमी बहुत थका हारा होता है। वो फ्रेश होकर खाना पीना खाकर सोने चला जाता है। देखते ही देखते आधी रात में उस बेड के अंदर से बहुत डरावनी आवाज आती है। वो घबरा जाता है और होटल के मैनेजर को बुलाता है और बोलता है, इस कमरे में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। सर, ये आपका वहम होगा। आप मेरी जगह आए हैं। आप थक गए हैं, आप सो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लगता तो है तुम सही कह रहे हो। मैनेजर विदेशी आदमी को बोलकर चला जाता है, पर आवाज आनी बंद नहीं हुई। विदेशी आदमी को नींद नहीं आई। कुछ देर बाद बेड से एक भूत निकलता है। भूत को देख विदेशी आदमी डर जाता है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भूत अर्जुन का ही होता है और बोलता है, तू इस बेड पर सोया है, यही तेरी गलती है। Oh God! क्यों आ गया हम इस भूतिया होटल में? क्यों आ गया? विदेशी आदमी के बोलते ही अर्जुन का भूत उसे बेड के अंदर बंद कर देता है। देखो जरा, उस विदेशी को नींद आई या नहीं? लगता है सर सो रहे होंगे। अगली सुबह अब रूम चेकआउट करने का समय होता है। मैनेजर रूम में जाकर देखता है और रूम की बेल बजाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती।
अरे छोटू, तुम रूम की दूसरी चाबी लाओ। मैनेजर रूम खोलता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैनेजर हैरान हो जाता है। अरे विदेशी आदमी गया तो गया कहाँ? रूम की खिड़की भी अंदर से बंद थी। मैनेजर विदेशी आदमी का सामान स्टोर रूम में रखवा देता है। लगता है किसी काम से चले गए होंगे, अगर आएंगे तो सामान ले जाएंगे। वैसे भी रूम का रेंट उन्होंने पहले ही दे दिया था। अगले दिन उसी कमरे में रहने के लिए कोई और लोग आए थे, पर उनके साथ भी वही हुआ जो उस विदेशी आदमी के साथ हुआ। आधी रात को अर्जुन का भूत बेड से निकलता है। उसे देख वो लोग भी डर जाते हैं। तूने बेड पर सोकर गलती की। मैनेजर मन में सोचता है कि ये कमरा भूतिया तो नहीं, वो विदेशी आदमी भी कहाँ गायब हो गया समझ नहीं आया। अगली सुबह मैनेजर उस रूम की बेल बजाता है। रूम से कोई आवाज न आने पर वो फिर से रूम की चाबी छोटू से मंगवा कर खोलता है। रूम खुलने के बाद मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैनेजर देखता है कि इस बार भी अंदर कोई नहीं था। मैनेजर सारी बात होटल के मालिक को बताता है। पहले तो ये सब नहीं था, जब से वो बेड आया है तब से ये सब हो रहा है। जी मालिक, मुझे भी यही लगता है, क्यों ना मैं इस बेड को बाहर फेंक दूं। हाँ, और किसी कमरे में दूसरा बेड लगा दें। शोरूम में कुछ बेड रखे हैं। होटल का मैनेजर वो बेड बाहर फेंक देता है। इसी रास्ते से दो दोस्त नीलू और ऋषु जाते हुए देखते हैं। वाह, क्या बेड है। ऋषु बोलता है, बात तो सही है, पर यहाँ छोड़कर कौन गया? क्यों ना इसे अपने घर ले जाए हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना डरता है, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा। ऋषु ये बात बोलकर बेड को अपने कमरे में रख देता है और उसी रात जब वो सोता है उसे भी रात को डरावनी आवाज आती है और आधी रात को अर्जुन का भूत बेड से निकलता है और उसे खींचकर बंद कर देता है। अगली सुबह ऋषु की माँ देखती है कि ऋषु के कमरे में ऋषु नहीं है। वो घर में चारों तरफ ऋषु को आवाज देती है, परंतु ऋषु कहीं से भी कोई जवाब नहीं देता। ऐसा तो करता नहीं है मेरा बेटा ऋषु, आज ये कैसे मुझे बिना बताए चला गया। कोई नहीं, इसको आने दो, फिर मैं इससे बात करती हूँ। देखते ही देखते शाम हो जाती है पर ऋषु घर नहीं आता। ये देखकर ऋषु की माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। तभी ऋषु के कमरे में रखे हुए डरावने बेड से बहुत जोरों से आवाज आने लगती है। कौन है? तेरा बेटा मेरे पास है। ऋषु की माँ तुरंत नीलू को फोन लगाती है और नीलू उसकी माँ को सारी बात सच सच बता देता है। ऋषु की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए गांव के तांत्रिक के पास जाती है और उसे भी सारी घटना बता देती है। तांत्रिक बेड पर एक ताबीज बांध देता है और सारे बेड के चारों तरफ गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल छिड़कने के साथ ही अर्जुन की आत्मा जलने लगती है और वो सारे लोग जिन्हें बेड में अर्जुन ने कैद कर रखा था वो सब बेड से बाहर आ जाते हैं।